क्रिस्तोफ जाफरालो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, जाति का उन्मूलन, संघर्ष एवं विश्लेषण, यह है बुक का पूरा नाम। फिर भी कमेंट सेक्शन में आप लोग लगातार पूछते हैं कि बुक का नाम एक बार और बता दिया जाए। हर एपिसोड की शुरुआत जबकि मैं पुस्तक के नाम से ही करती हूं और आप लोगों की सहूलियत के लिए पीछे बैकड्रॉप में बुक की पिक्चर भी बाकायदा लगी रहती है, फिर भी आप लोग यदि ये सवाल पूछते हैं तो इससे यही साबित होता है कि आप लोगों का कोई ध्यान बुक रीडिंग की तरफ नहीं होता है। एपिसोड के शुरू से ही आप लोगों का ध्यान जो है वो भटका हुआ होता है। मैं आप लोगों के लिए अंबेडकर नामा के मंच से इन इंपॉर्टेंट बुक्स की रीडिंग क्यों करूं, अब ये मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर आप लोग बताएंगे। यदि आप भविष्य में महत्वपूर्ण जानकारियों को अंबेडकर नामा के मंच से बुक रीडिंग के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए एपिसोड पर लौटते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी उन कामों की जिनको करने से महार जो है अपने आप को सम्मानजनक स्थिति में पाते हैं। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से जब नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई तो महारों का पेशे दर पेशे जो काम वो करते आ रहे थे वह छूटने लगा, जिसकी वजह से गांव से पलायन करके या गांव को छोड़कर जाने वालों में सबसे पहले जो थे वो महार ही थे। उसका उन्हें खासा बेनिफिट भी मिला। वे जब गांव से पलायन करके आए तो नए नए व्यवसाय और उन व्यवसायों की चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया और उन्हें अपनाया, जिसका फर्दर बेनिफिट उन्हें यह मिला कि शिक्षा के प्रचार प्रसार को अपनाने वालों में भी सबसे पहले वही रहे। चाहे वो बॉम्बे की कॉटन मिल्स हों, रेलवे की नौकरियां हों और उसके अलावा कारखानों या गोदी में कोयले की ढुलाई जैसे काम हो, इन सभी में महारों ने इन्हें अपनाया। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि इसका उन्हें फर्दर बेनिफिट क्या मिला और अंबेडकर बनने तक स्थितियां कितनी माकूल हो चली थी पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। शहरी आबादी में शुरुआती सामाजिक पैठ के साथ ही महारों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी जोर लगाया। कोल्हापुर के महाराजा जिन्होंने 1919 में महार बोर्डिंग स्कूल के लिए आर्थिक सहायता दी थी, शाहूजी महाराज, जब हमने इनके ऊपर एपिसोड बनाया था पिछली बुक में तो हमने पढ़ा था। जैसे संरक्षकों की मदद से महारों ने नागपुर, पूना, अहमदाबाद और अमरावती जैसे स्थानों पर अपने समुदाय के लिए कई स्कूल और छात्रावास खोले। इसका नतीजा यह हुआ कि 1921 तक आते आते बॉम्बे प्रेसिडेंसी की मराठी भाषी इलाकों में महारों की साक्षरता का स्तर 2.3% पहुंच गया था, जबकि 1901 में यह केवल 0.1% था। इस 2.3% आबादी में से 5,000 पुरुष और 3,000 महिलाएं थीं जो साक्षर थे। इनमें से 288 को अंग्रेजी भी आती थी, मगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सिर्फ एक ही था, भीमराव अंबेडकर। फुटनोट 24। ईज इलियट, लर्निंग द यूज ऑफ पॉलिटिकल मीन्स, पेज 64। 1929 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यों के बीच साक्षरता की दर सबसे ऊंची थी। पंजाब में 1.1% और मद्रास प्रेसिडेंसी में 3.5% के मुकाबले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यों की साक्षरता दर 4.1% थी, जो मैं समझती हूं काफी ज्यादा थी पहले के 1901 के मुकाबले। ईज इलियट, डॉक्टर अंबेडकर, पेज 162। जिलियट के शब्दों में महारों के भीतर एक ऐसा समूह गोलबंद होने के लिए प्रतीक्षारत था जो अंबेडकर की आधुनिक जबान को समझ सकता था। फुटनोट 25। अगेन वही पुस्तक है लेकिन पेज नंबर 7 है, ईज इलियट की ही पुस्तक है। वर्ष 1935 में महार में अस्पृश्यता शीर्षक के तहत स्नातकोत्तर का शोध पत्र लिखने वाले M.G. भगत ने कुबला, थाना, नासिक, सतारा, अहमदनगर और खानदेश के पूर्व इन 6 जिलों में महारों की स्थिति की एक सटीक नृजातीय तस्वीर पेश की है। तो अब आंकड़े में कुछ पढ़ने वाली हूं आगे, लेकिन इन आंकड़ों को सुनकर समझते वक्त इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये आंकड़े महाराष्ट्र के सिर्फ 6 जिलों से उठाए गए हैं। इन्हें पूरे देश पर तो क्या पूरे महाराष्ट्र पर भी लागू करके नहीं देखा जा सकता। ये सिर्फ उन 6 जिलों के आंकड़े हैं।
जिनका भी मैंने नाम लिया। 542 परिवारों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वह दिखाते हैं कि हालांकि महार दूसरे स्पृश्य समुदायों के मुकाबले ज्यादा साधनहीन थे, मगर वे सामाजिक रूप से ज्यादा गतिशील थे और उनमें एक ज्यादा बड़ा अभिजात्य वर्ग भी पैदा हो गया था। हमने अब तक के पिछले सभी एपिसोड्स में जाना कि सबसे जो साधनहीन थे या जिनके पास साधनों की सबसे ज्यादा कमी थी वो महार जाति के लोग थे। इसी वजह से सबसे पहले पलायन भी उन्होंने किया और नई नई संभावनाएं शहरों में जाकर तलाशी, जिसकी वजह से आधुनिक सभ्यता यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में सबसे पहले आने वाली अस्पृश्य जातियों में महार ही थे। उसका उन्हें फर्दर बेनिफिट भी मिला। एजुकेशन भी सबसे पहले इसी वजह से उन्हीं के हिस्से में आई, उनका प्रतिशत बढ़ा साक्षर लोगों में, और जिससे एक एलीट क्लास पैदा हुआ। बेशक उसका प्रतिशत कम था, लेकिन वो था। अब आगे बढ़ते हैं। भगत ने अपने नमूने में जिन परिवारों को लिया उनमें महार परिवारों की औसत आय प्रति परिवार 138 यानी कि 138 रुपीज पर मंथ सालाना थी, जो कि मांग समुदाय के परिवारों से विद इन ब्रैकेट 133 रुपए यानी कि 8 रुपए से कुछ ज्यादा थी। मगर चांभारों और भंगियों, क्रमशः चांभारों की 234 रुपए और भंगियों की 338 रुपए प्रति वर्ष से काफी कम थी। फुटनोट 26। M.G. Bhagat, the Untouchable Classes of Maharashtra, The Journal of the University of Bombay, 4 within bracket 1, July 1935, page 19। यहाँ में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMML से मिले अंबेडकर के निजी कागजों में शामिल एक ऑफ प्रिंट का प्रयोग कर रहा हूं। तो ये जितने भी आंकड़े प्रस्तुत हैं ये डॉक्टर अंबेडकर के निजी कागजों में भी दर्ज हैं। तो ये सोचिए, और ये सभी आंकड़े जो हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। कोई भी जाकर उन्हें इजाजत लेकर जांच पड़ताल उनकी कर सकता है। पीछे काफी शोर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परिणाम स्वरूप जिन 233 परिवारों को अपनी बेटी का विवाह करना था, उनमें से 199 यानी 85% परिवार दहेज के बंदोबस्त करने के चक्कर में कर्ज में डूब गए थे। भगत बताते हैं कि उन्हें बहुत सारे ऐसे परिवार मिले जहां कर्जदार को ही नहीं पता था कि उन पर कितना कर्जा बकाया है। तो लड़कियों की शादी जो है यहाँ पर बहुत अहम मानी जाती है, और उसमें दिए जाने वाला दहेज, हालांकि दहेज देना और लेना दोनों गुनाह माना गया है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से महाजनों के रहमोकरम पर आश्रित हो जाते थे। फुटनोट 27। तो यहां पर फुटनोट 27 से लेकर फुटनोट 35 तक सारा का सारा एक ही बुक में से लिया गया है, तो मैं सिर्फ पेज नंबर बोलती चलूंगी। बुक का नाम है M.G. भगत द अनटचेबल क्लासेस ऑफ महाराष्ट्र। उसका पेज 27 से ये फुटनोट 27 लिया गया है। वे महारों की इस चरम विपन्नता के लिए बलूत और वतन व्यवस्थाओं से मिलने वाली बहुत मामूली आमदनी को जिम्मेदार ठहराते हैं। गांव की सेवा के बदले उन्हें जो भुगतान किया जाता था वह बहुत कम होता था, और अगर उनके पास पैतृक जमीन है तो वह भी बढ़ते बढ़ते इतनी छोटी हो जाती थी कि उससे कुछ भी हाथ नहीं आ पाता था। फुटनोट 28, सेम बुक, पेज नंबर 14। यहां भगत का अध्ययन केंद्रित था। उस इलाके में भी महारों को अपनी इसी लाचारी की वजह से दूसरे रोजगार ढूंढने पड़े। तो जिन 6 जिलों का पहले हमने जिक्र किया था, उनका स्टडी जो था वहीं तक फोकस्ड था। भगत के मुताबिक उनमें से केवल 6.5% अपने परंपरागत व्यवसायों में रुके रहे, जबकि चांभारों में 54% और ढोरों में यानी कि चमड़ा निकालने वालों में 62%। तो यहां पर देख रहे हैं चमारों में भी कितना वर्गीकरण है। जो चमड़ा उतारते हैं उन्हें ढोर कहते हैं, और जो उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें चमार या चांभार कहते हैं। मांगों में 79% और भंगियों में 100% अपने परंपरागत व्यवसायों में जुड़े हुए थे। तो यहां पर कह सकते हैं कि सबसे बुरी हालत जो थी वो भंगी समुदाय की थी, क्योंकि उन्हें कभी किसी और जगह पर अपना आजमाने का हाथ नहीं मिला। वो परंपरागत रूप से साफ सफाई के पेशे में ही जुड़े रहे 100%।
महारों की आबादी में से लगभग 1/4 लोग खेती करते थे, जबकि 54% ने उसे कभी कभार की गतिविधि बताया था। ऐसे ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर थे। कटाई के सीजन के अलावा उन्हें बाकी साल के दौरान महीने में तकरीबन 10 दिन के आसपास ही काम मिल पाता था। फुटनोट 29, सेम बुक एमजी भगत की और पेज नंबर उसका 15। इससे भी पता चल जाता है कि नासिक जिले से गुजरने वाली रेलवे लाइन के निर्माण में महार और मांग मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों थी। तो आंकड़े जो है वो प्रभावित हो सकते हैं वहां की सोशल जो भी आंकड़े हैं उसकी वजह से, मतलब सामाजिक स्थिति क्या है उसको आंकड़े इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए जो है महारों को नए नए पेशों में इतनी ज्यादा गिनती में काउंट किया गया है। फुटनोट 30, पेज नंबर 16। यह ग्रामीण संख्या ह्रास यानी कि डीपॉपुलेशन की दिशा में एक कदम था, जिसने अंततः बहुत सारे महारों को बंबई की गोदियों और बंदरगाहों में पहुंचा दिया था। उन्हीं में से कई लोगों ने ज्यादा प्रतिष्ठित रास्ते भी अपनाए। भगत ने बताया कि 1935 में 17 अस्पृश्य सिविल सर्वेंट थे, जिनमें से 15 महार और केवल 2 चाम्हार थे, अर्थात चमार थे। इन महारों में गहन ध्रुवीकरण का संकेत है, जिनमें एक बहुत विपन्न तबका भी था और दूसरी अस्पृश्य जातियों के मुकाबले कहीं ज्यादा उल्लेखनीय और प्रभावशाली अभिजातीय तबका भी पैदा हो रहा था। तो महारों में ही कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो ये सबसे साधनहीन तबका भी था और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा एलीट क्लास में आने वाले लोग भी महारों में से ही थे। शिक्षा के मामले में भी यही ढर्रा दिखाई देता है। 1931 की जनगणना के मुकाबले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 12% से भी कम महार और मांग साक्षर थे, जबकि चाम्हारों में ये प्रतिशत 16% था और ढोरों में 13% साक्षर थे। मगर भगत ने जिन 6 जिलों का अध्ययन किया, वहां अंग्रेजी जानने वाले अस्पृश्यों की आबादी में महारों की संख्या 67%, यानी कि 75 लोगों में से 51 महार जो थे वो अंग्रेजी जानते थे, जबकि चाम्हारों में ऐसे लोगों की संख्या केवल 16% थी। तो फुटनोट 31, सेम बुक, पेज नंबर 10 to 14। नासिक में इसकी वजह यह रही होगी कि रेलवे कर्मचारियों में महार बहुत ज्यादा थे, लिहाजा वे अंग्रेजी सीख सकते थे और अपने बच्चों को रेलवे स्कूलों में दाखिल भी करा सकते थे। अहमदनगर में महारों और आमतौर पर सभी अस्पृश्यों की शिक्षा ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में हो रही थी। 19वीं शताब्दी के आखिर में सरकार ने सामाजिक भेदभाव को चुनौती देने के लिए अस्पृश्यों के लिए अलग स्कूल खोलने का भरसक प्रयास भी किया। इस बीच बहुत सारे स्थानों पर उनके हालात में सुधार भी आया, जो मुख्य रूप से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण आए सामाजिक आर्थिक बदलावों का ही नतीजा था। भगत ने जिन 217 गांवों का दौरा किया, उनमें से 134 में अस्पृश्य बच्चों को दूसरी जातियों के बच्चों के साथ खेलने कूदने की छूट थी। 39 गांवों में इस तरह की पाबंदी थी और 44 गांव में कोई प्राथमिक पाठशाला नहीं थी। उम्मीद है ये आंकड़े आपको समझ में आ रहे होंगे। वैसे इनमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कही गई है। अलग अलग जगहों पर ये प्रतिशत जो था, आंकड़े जो थे वो बदले हुए दिख रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने वाले महार गाय तथा दूसरे प्रकार के मांस का उपभोग छोड़कर खुद को अशुद्धता से भी मुक्त कराना चाहते थे। फुटनोट 32, पेज 38। बलूत और वतन व्यवस्था के लगातार नकार से भी महारों में एक बहुत पैनी राजनीतिक चेतना की आहट सुनाई दे रही थी। तो बलूता और वतन जो थी ये एक ही व्यवस्था के 2 पहलू थे, लेकिन फिर भी इनमें बेसिक डिफरेंस क्या था? बलूत जो होते थे उन्हें बेगार काटनी पड़ती थी, कोई भी उन्हें अपने नौकर की तरह इस्तेमाल कर सकता था किसी बलूत को। लेकिन जबकि वतन जो था, वतनदारी में ये होता था कि जमींदार जो है वो एक हिस्सा जो है अपने खेत का जुताई के लिए दे दिया करते थे महारों को, और उस खेत में से जुताई के बाद जो फसल तैयार होती थी उसका एक हिस्सा महारों को के लिए अलग कर दिया करते थे। तो बलूत और वतन में ये बेसिक डिफरेंस था, बलूता व्यवस्था और वतनदारी व्यवस्था में। अब महार इन व्यवस्थाओं को अपनी कमतर हैसियत का कारण मानने लगे थे और किसी भी कीमत पर खुद को इनसे आजाद कराना चाहते थे। फुटनोट 33,
एमजी भगत की पुस्तक पेज 40। तो यहाँ पर ये चीज जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे उनमें पढ़ाई लिखाई की तरफ रुझान हुआ, वो पढ़े लिखे हुए, वैसे वैसे उन्हें इस चीज का आभास होने लगा कि वे जो काम करते हैं वो कितना गलत है, उनके अधिकारों का हनन किस तरह किया जा रहा है इन कामों के जरिए, ये उन्हें पता चलने लगा। इसीलिए शायद बहुत लंबे समय तक अस्पृश्यों को पढ़ाई लिखाई से महरूम रखा गया है कि ना ये पढ़े लिखे और ना ही अपने अधिकारों के प्रति सजग हों। तो इस बात से यही साबित होता है। भगत ने महारों में बगावत की आहट भी दर्ज की है। वे मृत पशुओं की लाश उठाने को तैयार नहीं थे, जबकि ऐसी स्थिति में ऊंची जातियों के लोग उनका सामाजिक बहिष्कार करके उन्हें प्रताड़ित करते थे। तो सोशल एक्सक्लूजन कितना पावरफुल होता है इससे पता चलता है। लेकिन महारों ने अपनी स्थिति इससे बिल्कुल उलट कर दी। जैसे ही उनको सोशल एक्सक्लूजन झेलना पड़ा, वे गांव से पलायन कर गए, गांव छोड़कर ही चले गए और नए नए व्यवसाय और नई नई संभावनाओं की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ दिया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है सोशल जो एक्सक्लूजन होता है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का। आई लाइक इट एक्चुअली। फुटनोट 34 पेज 40। कुल मिलाकर भगत के शोध में महाराष्ट्र के अस्पृश्य जातियों में सामाजिक आर्थिक स्तर पर भारी फर्क दिखाई पड़ते हैं। ये भिन्नताएं उनकी अलग अलग हैसियतों में पैदा होने वाले भेद को और पुष्ट कर देती हैं। असल में हैसियत पर आधारित सोपानिक तर्क के पुनरुत्पादन में जिन जातियों की हिस्सेदारी का हाल ये था कि महार मांग से दूध लेने को तैयार नहीं था और चमार अर्थात चांभर भंगी से दूध नहीं लेता था। फुटनोट 35 सेम बुक पेज 21। भगत ने सोलापुर जिले में ऐसी कई घटनाएं गिनाई हैं जहां मांग और महार एक दूसरे के खिलाफ थे। उदाहरण के लिए महारों ने मांगों को ये कहकर एक कुएं का इस्तेमाल करने से रोक दिया था कि महार हीन जाति के होते हैं। फुटनोट 36 पेज 44 सेम बुक का। इस तरह की ऊंच नीच को असरदार ढंग से चुनौती देने के लिए अंबेडकर ने भी भिन्नता के प्रति इस लगाव के बारे में बहुत सोच विचार उन्हें करना पड़ा था। भगत के अन्वेषण का दूसरा मुख्य सबक महारों के ध्रुवीकरण से संबंधित है। एक तरफ तो उनकी जाति महार की सबसे निर्धन अस्पृश्य जाति थी और दूसरी तरफ अस्पृश्यों में उसी के पास सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अभिजात्य तबका और सबसे गतिशील आबादी भी थी। तो अगेन हम पहले बोल चुके हैं कि महार जो थे वो सबसे, जो उनके पास सुविधाएं थी वो सबसे कम थी, बावजूद इसके सबसे ज्यादा एलीट क्लास और पढ़ा लिखा तबका भी महारों का ही था। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन था, विरोधाभास था। इस जाति में दिखाई पड़ने वाले उग्र तेवरों को समझने के लिए इस मिश्रण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह जाति खासतौर से साधनहीन थी, मगर उनके नेताओं में औसत से कहीं ज्यादा व्यावहारिक चेतना भी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, महार जितने साधनहीन थे उतने ही चेतनाशील भी थे। उसका शायद ये वजह थी कि उनका जो संपर्क था वो हमेशा एलीट क्लास से रहा। हमने पिछले एपिसोड में और पहले चैप्टर में इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी थी। इसलिए हमें इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अखिल भारतीय हैसियत का सबसे पहला अस्पृश्य नेता महारों में से ही पैदा हुआ। हम इस पर फख्र कर सकते हैं, लेकिन इसी पर दुख भी जाहिर करना चाहती हूं मैं कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद उनके मुकाबले का कोई और नेता पैदा नहीं हुआ महारों में से, और जो हुए वो सबके सामने ही है। वो अपनी सरजमीना छोड़कर दूसरे राज्यों में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन है ये भी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि भविष्य में मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए क्यों लेकर आऊं। और अपना कमेंट लिखने के साथ साथ #I support अंबेडकर नामा भी जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।